नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ चंद्रमा के सप्तम भाव में प्रभाव को लेकर। चंद्रमा सप्तम भाव में अगर किसी भी कुंडली में हो, चाहे वो किसी भी राशि में हो, तो उसके अलग-अलग प्रभाव पड़ते हैं। तो उसकी मैं चर्चा करूँगा कि चंद्रमा अगर सप्तम भाव में उपस्थित हो, तो जातक के जीवन पर वह कैसा प्रभाव डालता है, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि सप्तम भाव के जो कारकत्व हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें। आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तो सप्तम भाव को हम जया स्थान भी बोलते हैं, स्त्री का स्थान उसको बोलते हैं। तो ये आपकी पत्नी का भी स्थान है। उसके अलावा स्त्री का स्वास्थ्य, काम क्रीड़ा, जो आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो 7th हाउस से हम देखते हैं। इसके अलावा जो डेली के जो रोज़गार आपके हैं, डेली के जो आपके बिज़नेस हैं, वो हम इसे देख सकते हैं। भोग-विलास देख सकते हैं आप इसे, चूँकि 4th से 4th है ये। उसके अलावा जो काम चिंता है आपका, ये हम देख सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय हो गया या ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो रोग हैं, उसके बारे में हम इसे विचार करते हैं। व्यापार, विवाह, प्रेम, प्रेम से संबंधित बदनामी, अगर कहीं न कहीं अगर 8th हाउस से रिलेशन हो जाए 7th का, तो उसका प्रेम में सब आपको बदनामी मिल सकती है। प्रेम में सफलता हो गया, प्रेमी-प्रेमिका का मिलना, स्त्री का रूप रंग, उसका चरित्र कैसा है, या स्त्री की कुंडली हो तो पति का रंग कैसा होगा और पति के गुण कैसे होंगे, ये सब चीज़ों का विचार करते हैं। उसके अलावा तलाक हो गया, पति-पत्नी में अनबन, व्यापारिक सहयोगी, कूटनीतिज्ञता, साधारण प्रसन्नता। और इसको जब सेकंड हाउस का मैं वीडियो बना था, उसमें बताया भी था मैंने कि 2 मार्ग स्थान हमारी कुंडली में होते हैं। एक तो सेकंड होता है और दूसरा सप्तम होता है। तो सप्तम को हम मार्ग स्थान भी बोलते हैं। उसके अलावा पाइल्स आदि का रोग अगर देखना है आपको, तो उसका भी अध्ययन हम 7th हाउस से ही करते हैं। अच्छा, इस भाव में अगर वृश्चिक राशि हो तो बलवान मानी जाती है। मतलब 7th हाउस में अगर वृश्चिक राशि हो तो बलवान मानी जाती है। अब एक बार मैं चंद्रमा के कारकत्व के बारे में आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा किन-किन चीज़ों का कारक है। क्योंकि हम अगर चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि चंद्रमा किन-किन चीज़ों का कारक है। तो चंद्रमा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो माता का है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का भी कारक है। यश का कारक है, संपत्ति, कवित्व शक्ति, कविता, कल्पना, निद्रा और कलाएँ। उसके अलावा निपुणता, मातृ दुग्ध का भी कारक है। स्त्रियों का जो मासिक धर्म है, उसका कारक है। औषधि पर भी चंद्रमा का ही अधिकार होता है। उसके अलावा सिंचाई के जो भी साधन हो गए या वाटर सोर्स जितने सारे हैं, जैसे समुद्र, तालाब, कूप, बाड़ी, जो भी हम उसको बोलते हैं, या नहर, ये सब चीज़ों पर चंद्रमा का अधिकार होता है। उसके अलावा जो आपका स्टैम्प होता है, उस पर भी स्टाम्प आदि का जो कार्य होगा, वो भी चंद्रमा के ही अधिकार में होता है। दूध, दही, बर्फ के कारखाने, पुष्प, मधु और सुगंधित जो पदार्थ होंगे, वो सारे। इसके अलावा हृदय और कफ पर भी चंद्रमा का ही अधिकार है। स्त्री जाति, नारी शक्ति, ज्योतिषी, गायक, नर्तक, शंख और श्रृंगार सामग्री जो भी है, उस पर चंद्रमा का अधिकार होगा। चांदी, उसके अलावा मन की प्रसन्नता, मुख की सुंदरता और स्त्रियों का गर्भधारण, गर्भाधान जो स्त्रियों का बोलते हैं, वो हम 7th हाउस से देखते हैं। उसके अलावा गर्भ धारण करने की क्षमता कितनी है, उसका विचार भी हम इसी से करते हैं। क्षेत्र स्फुट का अगर विचार करना है हमें, क्षेत्र का की दृढ़ता कितनी है, कोई जाति का कितना स्ट्रॉन्ग है टू बिकम अ मदर, वो भी हम चंद्रमा से ही विचार करते हैं। श्वेत वर्ण का विचार करना हो आपको, चंद्रमा से करेंगे। अमोद, प्रमोद, दया और मनोरंजन आदि विचार भी हम चंद्रमा से ही करेंगे। तो मतलब इन सब चीज़ों पर चंद्रमा का अधिकार होता है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर आप इन सब चीज़ों का विचार करना चाहते हैं, तो चंद्रमा की स्थिति देखें और इसके बाद विचार करें। तो ये तो हमारा हो गया कि चंद्रमा के कारकत्व क्या-क्या हैं और क्या-क्या चीज़ों का कारकत्व रखता है चंद्रमा, और सप्तम भाव किन-किन चीज़ों का कारकत्व रखता है, वो था। अब हम आते हैं आज के हमारे जो मुख्य टॉपिक, जो मेन जो टॉपिक हमारा है कि अगर सप्तम में चंद्रमा हो तो क्या होगा? तो जिस व्यक्ति के लग्न से सप्तम में चंद्रमा होगा, तो वह जातक सॉफ्ट स्पोकन होता है, मृदुभाषी होगा वह जातक, और अपने नेत्र लेफ्ट राइट वो खींचता रहता है वो, ठीक है? उसे 32 वर्ष की आयु में स्त्री की प्राप्ति होगी। अब अगर मैं इसको एग्ज़ाम्पल में करूँ मैं, तो अगर वृष लग्न हम बना लें,
2 बुध हो गया। तो अब देखो, अब अगर इसका विचार मैं करूँ मैं कि चंद्रमा चूँकि 7th हाउस में है, मंगल से दृष्ट है, मंगल चूँकि मैंने बताया था कि वृश्चिक राशि यहाँ पर सप्तम भाव में सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है? तो अगर ये कंडीशन है तो आप कह सकते हो कि 32वें वर्ष की आयु में स्त्री की प्राप्ति होती है, ठीक है? उसके अलावा जिसके सप्तम स्थान में चंद्रमा विराजमान होगा, तो ऐसा जातक स्त्रियों में अत्यंत चंचल मन वाला होता है। उसे स्त्री के कारण ही उसे ग्रंथि पीड़ा और शस्त्र आदि की पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है। मतलब स्त्री की लालसा की वजह से वो हो सकता है इधर-उधर कहीं पथभ्रष्ट होगा तो उसकी वजह से कहीं उसको किसी शरीर पर किसी मार-पिटाई के निशान भी हो सकते हैं या शरीर नीला भी पड़ सकता है। मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल में रखें ताकि गलत राह पर ना चल सकें आप, ठीक है? उसके अलावा किसी अधिकारी की प्रसन्नता से लाभ की प्राप्ति भी हम चंद्रमा की 7th हाउस में स्थिति से देख सकते हैं, ठीक है? और यदि चंद्रमा सप्तमस्थ है, तो सप्तमस्थ होने से सप्तमेश अगर बलवान होकर नहीं बैठा है, तो जातक को 2 स्त्रियाँ होंगी, मतलब पत्नी होगी और साथ में प्रेमिका भी हो सकती है। उसके लिए अब अगर मान लो कि कोई भी एग्ज़ाम्पल के लिए तो उम, अब यहाँ पर मैं अगर धनु लग्न की कुंडली बना दूँ मैं, तो धनु लग्न की कुंडली बनने से जो राशि आएगी सप्तम भाव में, वह राशि आएगी आपकी कन्या सॉरी धनु लग्न है तो मिथुन राशि आ जाएगी। यहाँ मिथुन राशि आ जाएगी। अब गुरु और शनि को यहाँ बिठा दो आप, शुक्र हो गया, सूर्य हो गया। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम बता सकते हैं कि भाई अगर बलवान है तो 2 स्त्रियों का अब क्योंकि देखो ना, ये जो आपका जो मिथुन राशि है वो द्विस्वभाव राशि है। मुझे शायद मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को पता होगा। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप राशियों की 3 कैटेगरी होती है। एक तो हो गया चर, दूसरा हो गया स्थिर और तीसरा हो गया द्विस्वभाव। ठीक है? अब इसका काम कहाँ होता है? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हुँ, बिल्कुल आसान है ये। सीधा आप अब सीक्वेंस में आप ग्रहों की राशियों को लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो पहली राशि चर होगी, दूसरी स्थिर और तीसरी द्विस्वभा राशि होती है। वैसे ही 7वीं चर, 8वीं स्थिर और द्विस्वभाव, वैसे ही 10वीं, 11वीं, 12वीं चर, स्थिर, द्विस्वभाव थी। अब इसका काम कहाँ पड़ता है? तो इसका आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो कि अ, आपकी जॉब के बारे में देखना है, तो जॉब में अगर मान लो कि दशमेश जो 10म भाव का शामिल होता है, अगर चर राशि में है तो आप एक अंदाज़ लगा सकते हो कि आपका जॉब काफ़ी मूवेबल टाइप होगा, इधर घूमने वाला टाइप होगा, ठीक है? वैसे ही अगर 3rd हाउस में चर राशि हो जाए तो आप ज़्यादा यात्रा करने वाले ज़्यादा हो गए आप। 7th हाउस में चर राशि हो जाए या सप्तमेश चर राशि में हो जाए तो आपकी जो शादी होगी वो कहीं दूर हो सकती है शादी। तो ये प्रभाव पड़ता है चर, स्थिर और द्विषभ राशि का। तो सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वैसी स्थिति में और चूँकि द्विषभ राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 स्त्री वाला हो सकता है, ठीक है? यदि क्षीण चंद्रमा सप्तम भाव में हो, तो पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है अथवा पत्नी अ, पत्नी धर्म निभाने में असमर्थ रहती है अथवा पति को छोड़ जाती है। और वैसे ही अगर पूर्ण चंद्रमा बलवान होकर स्वउच्च राशि में बैठा हो, जैसे वृष राशि में बैठा हो, तो एक ही पत्नी होती है। उसके अलावा
जो शारीरिक भोगों के प्रति सप्तमश चंद्रमा वाले जातक का विशेष आकर्षण होता है, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर ऐसे जातकों में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें थी सप्तम भाव से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि ज्ञानवर्धक रहा होगा यह वीडियो। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी मेरे इस वीडियो के दौरान, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ मैं। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, उसके बारे में आप अपडेट होते रहेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।